सभी को नमस्कार। आज हम सिल्वर वेडिंग कहानी का दूसरे वीडियो में कहानी के जो घटनाक्रम है, इसका जो प्रमुख कथानक है, इसके बारे में बातें करेंगे। इससे पहले आपने लेखक परिचय, कहानी के बारे में और कहानी में आने वाले कठिन शब्दों के शब्दार्थ पहले वीडियो में जाने। तो कहानी का जो प्रथम दृश्य बनता है उसमें यशोधर बाबू, जो इस कहानी का प्रमुख किरदार है, उसके ऑफिस के घटनाक्रम से कहानी की शुरुआत होती है। यशोधर के ऑफिस में यशोधर अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर हैं, जो अपने कार्यालय में ठीक समय तक बैठते हैं। उनके कारण उनके अधीनस्थों को भी उसी समय तक बैठना पड़ता है। अपने अधीनस्थों के साथ दिन भर उनका व्यवहार भले ही रूखा हो, शाम को चलते समय में वार्तालाप को हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा बहुत परिहास भी करते हैं। वे अपने अधीनस्थ असिस्टेंट ग्रेड के लिपिक चड्ढा की दृष्टता को भी अनदेखा कर देते हैं। यही बातचीत से मालूम होता है कि आज ही के दिन 25 वर्ष पूर्व की उनकी शादी हुई थी, अर्थात आज उनकी शादी की सिल्वर वेडिंग है। लेकिन वे इसे गोरे साहबों के चोचले मानते हैं। फिर भी ऑफिस आग्रह पर 30 रुपये उन्हें पार्टी के लिए दे देते हैं, किंतु स्वयं इसमें शामिल नहीं होते। वे इसे समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि यशोधर बाबू अपने ऑफिस में, जो गृह मंत्रालय का एक कार्यालय है, उसमें सेक्शन ऑफिसर हैं और शाम तक ऑफिस में ठहरते हैं। यही कारण है कि दूसरे जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनको भी शाम तक ऑफिस में बैठना पड़ता है। तो दिन भर वह कितनी सख्ताई से अपने सहकर्मियों से काम लें, लेकिन शाम को चलते समय उनसे अवश्य थोड़ा हास परिहास करते हैं। और इसी क्रम में वो कहते हैं चलते हुए कि आप लोगों की देखा देखी ऑफिस की घड़ी है वो भी लगता है सुस्त हो गई है। लेकिन असिस्टेंट ग्रेड का बाबू चड्ढा उनसे मजाक करता हुआ पूछता है कि आपकी जो ये घड़ी है उसमें ठीक बजे हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? तो वो कहता है कि मैं दोनों समय अपनी घड़ी को बराबर रेडियो के समाचार से मिलाता हूँ, इसलिए मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि ऑफिस की घड़ी ही सुस्त है। और इसी तरह बातों ही बातों में पता चलता है कि यह घड़ी यशोधर बाबू की शादी का मिला हुआ उपहार था और उनकी शादी 25 वर्ष पूर्व आज ही के दिन हुई थी। तो आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है, अर्थात सिल्वर वेडिंग है। अब ऑफिस के सभी सहकर्मी उनसे पार्टी देने की बात करते हैं, तो वे शुरुआत में मना करते हैं, लेकिन सभी लोगों के बार बार आग्रह करने पर 30 रुपये पार्टी के लिए देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन स्वयं उस पार्टी में शामिल नहीं होते, क्योंकि उनके आदर्श जो कृष्णदा थे वो कहते थे कि अपने अधीनस्थों से अत्यधिक मेलजोल और पार्टी में शामिल होना उन्हें कुछ अनुचित ही लगता था, इसलिए पार्टी के पैसे देकर भी वो उसमें शामिल नहीं होते। वे अपने पूर्व अधिकारी किशनदास जी के साथ बिताए गए समय की स्मृतियों में कुछ क्षण के लिए खो जाते हैं। उनको किशनदा की याद आती है और वे सोचते हैं कि क्या अच्छा नहीं रहता कि वे भी किशनदा के समान शादी ना करते और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते। किंतु उनको स्मरण आता है कि विवाह नहीं होने के कारण किशनदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता। रिटायर होने के बाद उन्हें अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ा, तो उन्हें किसी साथी ने शरण नहीं दी और उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा, जहां साल भर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। समाज ने भी यह जानना नहीं चाहा कि उनकी मृत्यु इतनी जल्दी
किस कारण हुई। अब वो पूर्व की स्मृतियों में खो जाते हैं कि किशनदा जो उनके आदर्श थे उन्होंने जीवन भर विवाह नहीं किया और अपना संपूर्ण जीवन समाज की सेवा में ही लगा दिया। और ये भी ऐसा ही सोचते हैं कि यदि मैं भी विवाह नहीं करता तो इन पारिवारिक झगड़ों और झंझटों से दूर रह सकता। लेकिन इसके बाद सोचते हैं कि शादी न करने के बावजूद भी किशनदा का अंतिम समय बहुत ही दुख में बीता। सेवानिवृत्ति के बाद किसी ने भी दिल्ली में उनको ठहरने के लिए आश्रय नहीं दिया और अपने पैतृक गांव में संबंधियों के पास गए तो उन्होंने भी उनकी सुध नहीं ली। और उनकी मृत्यु के बाद किसी ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि वास्तव में उनकी मृत्यु का कारण क्या है। इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है और लेखक बताता है कि ऑफिस से घर लौटते समय प्राय प्रतिदिन किस तरीके का दैनिक जीवन यशोधर बाबू का होता था। यशोधर बाबू बॉय सर्विस तरक्की पाते हुए आज सेक्शन ऑफिसर हैं। उनके आदर्श उनके पूर्ववर्ती अधिकारी किशनदा है। वे अपने व्यवहार में किशनदा का ही अनुसरण करते हैं। किशनदा के मार्गदर्शन से वे यहाँ तक पहुँचे हैं। वे किशनदा के समान ही सिद्धांतों के धनी हैं। ऑफिस के बाद वे प्रतिदिन बिरला मंदिर जाते हैं जहाँ वे बैठकर प्रवचन सुनते हैं और पहाड़गंज जाकर साग सब्जी खरीदते हैं। इसी समय वे लोगों से मिलना जुलना कर लेते हैं। 5 बजे ऑफिस से निकलकर वे 8 बजे घर पहुंचते हैं। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वे पैदल ही जाते हैं। तो प्रतिदिन किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे उसकी कि यशोधर बाबू ने अपनी सेवा की शुरुआत एक सर्विस बॉय से की थी और अपनी ईमानदारी और निष्ठा से वो आज सेक्शन ऑफिसर तक के पद पर पहुँचे हैं। और यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने अपने आदर्श कृष्णदा के बताए हुए रास्ते का अनुसरण ही किया है। ऑफिस से लौटते समय वो बिरला मंदिर जाते, वहाँ पर भजन कीर्तन सुनते और उसके बाद पहाड़गंज के जो सब्जी मार्केट थे वहाँ से जाकर सब्जी खरीदते और फिर वापस लौटते। इस तरीके से 5 बजे ऑफिस से निकलने के बाद भी घर पहुँचते पहुँचते उनको रात के 8 ही बज जाते। और इसके लिए भी प्रतिदिन उनके बेटों और उनकी पत्नी को ये शिकायत रहती कि आखिर आप रोज़ाना इतना समय कहाँ और कैसे बर्बाद कर देते हैं। और हमेशा ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने के लिए वह पैदल ही निकलते थे, क्योंकि साइकिल पर उनका जाना उनके बच्चों को अखरता था और गाड़ी या दूसरे साधनों की व्यवस्था करना उनके बूते से बाहर था। अब यशोधर बाबू के परिवार के बारे में लेखक बताते हैं कि सिद्धांतों के पक्के यशोधर का पिछले कई वर्षों से अपनी पत्नी और अपने बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद रहता है। इसी कारण वे घर जल्दी लौटना नहीं चाहते। जैसे उन्हें अपनी पत्नी का आधुनिक बनना तनिक भी पसंद नहीं है, क्योंकि वह मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं है। वह बच्चों की तरफदारी करती हुई मॉड बन गई है। इधर उनकी पत्नी की शिकायत है कि जब वे संयुक्त परिवार में रहते थे तब उनके पति ने कभी उनका पक्ष नहीं लिया। यशोधर बाबू परंपरावादी है, किंतु उनके बच्चे आधुनिक हैं। उनकी पत्नी बच्चों के पक्ष में रहती है। अब उनके परिवार का जो माहौल है उसके बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि हमेशा परिवार के दूसरे सदस्यों से उनके विरोधाभास, उनका द्वंद्व है वो चलता रहता है। और उसका कारण ये है कि ये बहुत ही सिद्धांतवादी और परंपरावादी हैं, जबकि इनके बच्चे बहुत ही आधुनिक विचारों वाले हैं। और इनकी पत्नी भी अब इनका साथ छोड़कर इनके बच्चों के विचारों से ही सहमत है और उन्हीं के अनुसार जीवन यापन करती है, और वह भी अपने आप को आधुनिक या मॉडर्न दिखाने की कोशिश करती है।
तो इस वैचारिक भिन्नता के कारण ही हर छोटी बड़ी बातों को लेकर इनके घर में कलह की स्थिति बनी रहती थी। मंदिर में यशोधर की मानसिक दशा के बारे में लेखक बताते हैं कि जब बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते हुए वो बेंच पर बैठे रहते हैं, तब भी वह अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचते रहते थे और प्रवचन में उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। ऐसे ही प्रवचन के दौरान जब वो बैठते हैं तो उम्र बढ़ने के साथ साथ अपना मन हल्का करने के लिए वे मंदिर जाते हैं, संध्या करते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें पढ़ते हैं, किंतु उनका मन इन चीज़ों में लगता नहीं है। वे मन को समझाने का प्रयास करते हैं कि अब आसक्ति त्याग कर परलोक के विषय में सोचना चाहिए। मंदिर में ही उन्हें अपने जीजा जनार्दन की याद आती है, जिनकी तबीयत खराब है। वे उनका हालचाल पूछने अहमदाबाद जाना चाहते हैं, किंतु उनका परिवार उनके इस लगाव को मूर्खता मानता है। अब प्रवचन के दौरान जनार्दन का उल्लेख जैसे ही आता है तो उनका ध्यान अपने जीजा जनार्दन की तरफ जाता है, जो बहुत ही विपन्न आर्थिक स्थिति में है और बीमार होने के कारण उनसे सहायता की अपेक्षा रखते हैं। लेकिन यशोधर बाबू की पत्नी और उनके बच्चे उनकी इस उदारता को अनुचित मानते हैं। उनका मानना है कि उनसे किसी भी तरीके का संबंध बनाए रखना इनके लिए आर्थिक दृष्टि से हानिप्रद ही होगा, इसीलिए वे उनसे मिलने यशोधर बाबू को अहमदाबाद भी नहीं जाने देते। अब पत्नी से जो मतभेद है उसको भी कहानी में कई जगह पर उभारा गया है कि यशोधर बाबू को उनकी पत्नी का बगैर बहा का ब्लाउज पहनना, रसोई से बाहर दाल भात खाना, ऊंची हील वाली सैंडल पहनना समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। यशोधर बाबू का परंपरागत रूप उनकी पत्नी को पसंद नहीं है। उनका मत है कि उन्होंने स्वयं तो कुछ देखा नहीं है और वे गंवाई लोगों का सा ज्ञान रखते हैं। तो समय के बदलाव के साथ साथ इनकी पत्नी अपना व्यवहार, अपने खाने पहनने के तरीके सब में परिवर्तन कर लेती है, जो यशोधर बाबू को पसंद नहीं है। ऐसे ही कुछ बदलाव के बारे में बताया है कि बिना बहा का ब्लाउज पहनना या रसोई घर से बाहर खाना खाना या ऊंची हील वाली सैंडल पहनना, ये सारी बातें उनको ठीक नहीं लगती। जबकि उनकी पत्नी का मानना है कि समय के साथ साथ बदलाव आना जरूरी है। यशोधर बाबू ने जीवन में कुछ देखा नहीं है, इसलिए वो पुरानी रूढ़िवादी बातें ही उन पर थोपना चाहते हैं। यशोधर जी की जो अभिलाषा है, जो वो किसी को बता नहीं पाते और उनके बच्चे उनके मन की इच्छा का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, वह बात भी कहानी में कई जगह पर उभर कर आती है। यशोधर बाबू की अभिलाषा है कि समाज उन्हें सम्मानित बुजुर्ग कहे, उनके बच्चे उनका आदर करें और हर बात पर उनसे सलाह लें। यद्यपि वे ये नहीं चाहते कि बच्चे उनकी हर बात को पत्थर की लकीर माने, किंतु उन्हें यह भी उचित नहीं लगता है कि बच्चे मनमानी करें और उनसे सलाह भी न लें। वे चाहते हैं कि बच्चे उनसे घर के लिए आवश्यक सामानों की खरीदारी के बारे में उनसे परामर्श लें। बच्चे अपना वेतन लाकर उन्हें दें, किंतु उनकी इन इच्छाओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता। अब एक आदर्शवादी परंपरागत स्वभाव रखने वाले प्रौढ़ जिस तरह की उम्मीद अपने परिवार और संतानों से रखता है, ठीक वैसी ही उम्मीद यहाँ यशोधर बाबू अपने बच्चों से, अपने परिवार से रखते हैं कि उनके बच्चे हैं वो किसी मामले में उनकी सलाह अवश्य लें। भले उनकी सलाह को वो अंतिम रूप से स्वीकार न करें, लेकिन उनका सलाह और मार्गदर्शन लेना उनकी दृष्टि में जरूरी हो। इसी तरह उनको लगता है कि जब बच्चे घर में कोई नई चीज़ खरीद के लाएं तो उसको खरीदने से पहले उनसे पूछें ज़रूर, लेकिन उनके बेटे
उनके इस भावनाओं को भी कोई तरजीह नहीं देते। इस तरह जब उनका बड़ा बेटा भूषण कंपनी में नौकरी करने लगा तो वो उम्मीद करते थे कि वो यशोधर बाबू के साथ अपना जॉइंट अकाउंट खुलवा ले, लेकिन उन्होंने अपनी तनख्वाह, अपने वेतन के बारे में किसी तरह की सलाह मशवरा करना भी वो यशोधर बाबू से उचित नहीं समझते। ये सारी बातें, ये सारी अपेक्षाएं जो यशोधर बाबू रखते थे, उनसे परिवार में कोई इत्तेफाक नहीं रखता था। घर पहुंचने पर किस तरह का व्यवहार और परिवेश उनको देखने को मिलता, उसके बारे में कहानी में बताया है कि हाथ में सब्जी का थैला लिए यशोधर बाबू के घर पहुंचने पर उनकी दशा द्वारका से लौटे सुदामा जैसी हो गई। घर सजा सवरा था, घर के बाहर नेम प्लेट देखी तो उनका ही नाम लिखा हुआ था, किंतु घर की हालत देखकर उन्हें लगा कि वे गलत जगह पर आ गए हैं। उनके घर में उनकी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई जा रही है, जिसकी उनको खबर तक नहीं थी। इस बात का उनको मलाल होता है। इस तरीके से बाजार में होते हुए जब वो घर पहुंचते हैं उस दिन, तो देखते हैं कि पूरा का पूरा घर सजा सवरा है और वहाँ पार्टी की तैयारियाँ हो रही है। उनको भ्रम होता है कि कहीं वे किसी दूसरे के घर में तो नहीं आ गए, लेकिन नेम प्लेट पर अपना ही नाम देखकर उनको निश्चित हो जाता है कि घर तो उनका ही है, लेकिन ये तैयारियां किस प्रकार की। और तब उन्हें ज्ञात होता है कि ये उनकी सिल्वर वेडिंग के उपलक्ष्य में पार्टी दी जा रही है, जबकि उनको इस बात की कोई जानकारी किसी के द्वारा भी नहीं दी जाती है। ये सब देखकर वह भौचक्के के रह जाते हैं और उनको इस बात का भी मलाल रहता है कि इतनी बड़ी बात भी उनके बेटों या उनकी पत्नी ने उनसे साझा करना जरूरी नहीं समझा। इस तरीके से परिवार से वार्तालाप होता है तो वह भी यशोधर बाबू भी बिल्कुल उत्साह नहीं दिखाते उस पार्टी में शामिल होने का, और संध्या करने के लिए बैठ जाते हैं। और संध्या करने के बहाने तब तक बैठे रहते हैं जब तक कि ज़्यादातर मेहमान चले नहीं जाते। इसी बारे में बताया है। परिवार से वार्तालाप। चुपके से घर पहुँचे यशोधर बाबू को देखकर उनके बड़े बेटे उनको झिड़की सी लगाते कहते हैं, अपनी शादी की सालगिरह के दिन भी 8 बजे घर पहुँचे हैं। बच्चों के अनुरोध करने पर आखिरकार वह शादी की सालगिरह मनाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यह समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होता है। वह केक काटने को तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन वो केक में अंडा होने की बात कहकर केक नहीं खाते हैं। जब उनका बड़ा बेटा शिकायत करता है कि अपनी शादी की 25वीं सालगिरह है और आप इतनी देर से आ रहे हैं, जबकि इस बात की ओर कोई ध्यान नहीं देता कि उनको इस दावत, इस पार्टी के बारे में किसी ने बताया ही नहीं है, तो वो अंदर चले जाते हैं और सालगिरह का केक भी नहीं काटते। लेकिन सभी के बार बार आग्रह करने पर केक तो काटने के लिए बेमन से तैयार हो जाते हैं, लेकिन केक खाने से मना कर देते हैं। कहते हैं कि वो शाकाहारी है और केक में अंडा होता है, इसलिए केक नहीं खाते हैं। तो उनकी बेटी उनसे शिकायत भरे लहजे में कहती है कि कुछ समय पहले तक आप मांसाहारी थे और आज केक में भी अंडा होने की बात कहकर खाने से मना कर रहे हो। जबकि वास्तव में यशोधर बाबू अपने परिवार के व्यवहार से बहुत क्षुब्ध थे, बहुत नाराज़ थे, इसलिए वो इस तरह की दावत में शामिल होना नहीं चाह रहे थे और संध्या करने का बहाना करके वो अब वहाँ पार्टी से चले जाते हैं। यशोधर की संध्या वे आज पूजा में अधिक देर लगाते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले जाएं, तभी वे वहाँ पर पहुँचे। आज पूजा में उन्हें किसंदा दिखाई देते हैं। वे पूछते हैं, जो हुआ होगा से आप कैसे मर गए? किसंदा ने बताया, भाऊ सभी जन इसी जो हुआ होगा से मरते हैं, शुरू और अंत में सब अकेले ही होते हैं। संध्या पर ध्यान करते हैं उनके आदर्श किसंदा की याद आती है और उनकी मृत्यु पर जो उनके परिवारजनों ने कहा था कि मृत्यु का कारण उनको नहीं पता और वो सिर्फ इतना कहते हैं कि जो हुआ होगा। तो
जो हुआ होगा से तात्पर्य है कि आज के परिवेश में हमारे संबंध इतने जटिल होते जा रहे हैं कि एक साथ एक छत के नीचे होते हुए भी हम एक दूसरे को भावनात्मक दृष्टि से नहीं समझ पाते। हमारे बीच विचार और भावों की दृष्टि से एक गहरी खाई पैदा हो गई है। हम एक दूसरे की भावनाओं और संवेदनाओं की कद्र नहीं करते। कौन व्यक्ति किस चीज़ को लेकर बेचैन है, किस चीज़ को लेकर उनके मन में व्याकुलता है, इसके बारे में सोचने का समय हमारे पास नहीं है। और यही कारण है कि हमारे आस पड़ोस या परिवार में होने वाले किसी व्यक्ति के साथ यदि अनुचित घटना हो जाती है तो भी हम उस बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि संवेदनात्मक दृष्टि से हम उससे जुड़ा हुआ अपने को महसूस नहीं करते। और आधुनिक सभ्यता या पश्चिमी संस्कृति का ये दोष आज हमें परिवार में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जहाँ एक घर में रहते हुए भी लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। अब इस सिल्वर वेडिंग पार्टी के आयोजन का समापन और कहानी का अंत भी यहीं पर होता है। पत्नी से रिश्तेदारों के चले जाने के बाद बात मालूम होने पर यशोधर बाबू गमछा पहनकर बैठक में आते हैं तो उनकी बेटी को अच्छा नहीं लगता। बेटी के आक्रोश को सुनकर यशोधर भी उनकी जीन पर व्यंग कसते हैं। तब उनसे उनको मिले प्रेजेंट खोलने के लिए कहा जाता है तो वह कह देते हैं तुम खोलो, तुम इस्तेमाल करो। भूषण उनको खोलकर कहता है यह उन्हीं ड्रेसिंग गाउन है, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं तो फटा पुलोवर पहनकर जाते हैं, जो तो वो बहुत बुरा लगता है। बेटी उनका कुर्ता पजामा उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने। अपने बच्चों के आग्रह पर वे गाउन पहन लेते हैं। यह कहना कठिन है कि उनको भूषण की दूध लेने की बात चुभी या नहीं, जब वे गाउन पहनकर किस्संदा बन गए और उनकी आंखें इस समय नम हो गई है। इस तरीके से वो लंबे समय तक संध्या करते रहते हैं, इस बात का इंतजार में कि सारे रिश्तेदार चले जाएं। और उनकी पत्नी जब बताती है कि ज़्यादातर रिश्तेदार चले गए, तब वह गमछा पहनकर ही पार्टी में आ जाते हैं। तो उनकी बेटी है वो गुस्सा करते हुए कहती है कि ज़्यादातर मेहमान चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पहनकर बाहर निकल आएंगे। उनके इस गुस्सा करने पर यशोधर बाबू भी व्यंग करते हैं कि जब आप जीन्स या पश्चिमी परिधान पहनते हो और हम उस टोकते हैं तब आप उस पर कोई ध्यान नहीं देती हो। ठीक इसी प्रकार मैं जब जिस तरह के वस्त्र पहनता हूँ उस पर आपको भी आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। अब उनका बेटा उनसे कहता है कि आपको जो ये शादी की 25वीं सालगिरह पर जो उपहार मिले हैं वो उपहार तो खोलकर देखिए। तो वो उन उपहारों को लेकर भी यशोधर बाबू के मन में कोई दिलचस्पी नहीं थी और खोलने से मना कर देते हैं। लेकिन उनके बड़े बेटे जो थे वो भूषण उसके बार बार आग्रह करने पर कि ये ड्रेसिंग गाउन मैं आपके लिए लाया हूँ कि जब आप सुबह सुबह दूध लेने जाते हैं तो वो फटा पुराना पुलोवर पहनकर जाते हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी तरह उनकी बेटी उनके लिए कुर्ता पजामा लेकर आई थी, तो वो कहते हैं कि ये कुर्ता पजामा पहनकर ये ड्रेसिंग गाउन पहनिए और देखते हैं कैसे लगते हैं। तो ये पहनने के बाद उनको किस्संदा की छवि अपने में उतरती हुई महसूस होती है और उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। और उनके आंसू आने का कारण ये है कि इस 25वीं शादी की सालगिरह के अवसर पर भी उनके बेटे और बेटी उनकी अपेक्षाओं, उनकी उम्मीदों को समझने की बजाय उनसे काम करने की ही आशा लगाए रहते हैं। बेटा बड़ा होने के बावजूद ये कहने के बजाय कि बाबूजी अब आप आराम करिए, दूध सुबह मैं ले आऊँगा, वह ये कहता है कि मेरे द्वारा दिया गया ये उन्हीं ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध तो आपको ही लाना है। तो इस तरह के विचार अपनी संतानों के जानकर
यशोधर बाबू का मन भर आता है और उनकी आंखें नम हो जाती है। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि जो पारिवारिक संवेदनाएं आज के समय में ख़त्म होती जा रही है और विशेष रूप से जो ये पीढ़ियों का अंतराल है और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है, वह हमारे घर परिवार में इस तरीके से समा गया है कि हम दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते और समन्वय और तालमेल स्थापित करने की हमारी जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और यही बात लेखक ने इस कहानी में उभारने का प्रयत्न किया है। अगले वीडियो में हम इस कहानी में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।